हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू एसआरपी एजू अड्डा। मैं सोमा आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम यूजीसी नेट पेपर 1 सीरीज़ के पार्ट 3 को कवर करेंगे। पिछले वीडियो में हमने पार्ट 2 कवर की थी। आज उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम पार्ट 3 को कवर करेंगे। तो जिन्होंने पिछले वीडियो को नहीं देखा है वो प्लीज़ जाकर के पिछले वीडियो को देखें और फिर आकर के इस वीडियो को देखें। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, दैट इज़ which institute has topped the overall category ranking of NIRF India ranking 2021। ऑप्शंस आपकी दी गई है IISc बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, ऑप्शन बी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली, ऑप्शन सी है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास और ऑप्शन डी है आपके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपर। NIRF का मतलब फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, जो हर साल जारी की जाती है। इस साल 2021 में सितंबर मंथ में जारी की गई थी और इसे जारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जारी करते हैं। इस बार श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने जारी किया था और ओवरऑल जो कैटेगरी में टॉप जिन्होंने किया, जिस इंस्टीट्यूट ने की थी, वो इंस्टीट्यूट का नाम है IIT मद्रास। ये कुछ डेटा दी गई है, आप लोग देख सकते हैं, जिसमें NIRF रैंकिंग के क्राइटेरिया को बताया गया है। 5 बेसिक क्राइटेरिया होती है फॉर NIRF रैंकिंग। किसी भी इंस्टीट्यूट को रैंक देने के लिए 5 बेसिक क्राइटेरिया को देखा जाता है। पहला जो क्राइटेरिया है वो टीचिंग एंड लर्निंग रिसोर्सेज, दूसरा है रिसर्च एंड प्रोफेशन प्रैक्टिस, ग्रेजुएशन आउटकम, आउटरीच, इंक्लूसिविटी और परसेप्शन। ये 5 पैरामीटर है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कितने पैरामीटर है ऑफ NIRF रैंकिंग के, तो 5 पैरामीटर है, जो कि ये रही। और ये कैटेगरी है यूनिवर्सिटी वाइज में जो टॉप की इंस्टीट्यूट रही है वो IISc बेंगलुरु रही है, इंजीनियरिंग में IIT मद्रास रही है, मैनेजमेंट में IIM अहमदाबाद, फार्मेसी में जामिया हमदर्द, कॉलेज में मेरिंदा हाउस, मेडिकल में एम्स, लॉ में नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी बेंगलुरु, आर्किटेक्ट में IIT रुड़की, डेंटल में मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस, रिसर्च में IISc बेंगलुरु और ओवरऑल की कैटेगरी में मद्रास रही है। ओवरऑल की कैटेगरी में मद्रास रही है, जो कि पिछले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 जो कि है शून्य हैज़ बिन लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन टू प्रमोट जीरो पोल्यूशन डिलीवर व्हीकल्स। तो ये जो क्वेश्चन है आपके पीपल्स एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड है, तो आप लोग इसका आंसर दें। ऑप्शन है आपके नीति आयोग, बी है IIT खड़गपुर, सी है वर्ल्ड बैंक, सी है IISc बेंगलुरु। तो इसके राइट आंसर हो गया नीति आयोग। शून्य एक तरह का कैंपेन है। नीति आयोग जो है इन कोलैबोरेशन विथ US बेस्ड रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट और इंडिया का रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट, इन दोनों के साथ मिलकर एक कोलैबोरेशन किया नीति आयोग ने और फिर एक कैंपेन को लॉन्च किया जिसका नाम है शून्य, और वो 5 सितंबर 2021 को लॉन्च की गई थी, बेसिकली टू प्रमोट जीरो पोल्यूशन डिलीवरी व्हीकल्स। तो आपकी जो नीति आयोग है उन्होंने लॉन्च की थी इन कोलैबोरेशन विथ US रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट एंड रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 23, नेम द इंडियन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज वन ऑफ द SDGs एडवोकेट बाय UN सेक्रेटरी जनरल इन 2021। तो ऑप्शन है आपके कैलाश सत्यार्थी, हर्षवर्धन श्रृंगला, बी है आयुष्मान खुराना, डी है आपके भूपेंद्र यादव। तो वो कौन सी इंडियन है जो कि SDGs के एडवोकेट के रूप में हाल फिलहाल में ही नियुक्ति की गई है? कौन सी इंडियन की नियुक्ति की गई है हाल फिलहाल में ही SDGs के एडवोकेट के रूप में बाय द UN सेक्रेटरी जनरल इन 2021 में? तो आपके सही आंसर होंगे कैलाश सत्यार्थी। ये करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना चाहिए आने वाली आगामी एग्जाम को ध्यान में रख। क्वेश्चन नंबर 24 है आपके स्क्रीन पे, एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन इज ड्राइवन बाय, ए है ऑप्शन आपके पैसिव एग्रेशन, बी ऑप्शन है आपके इनकोडर पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, सी ऑप्शन है आपके एक्सटर्नल क्लूज और डी है आपके इनकोडर डिकोडर कॉन्ट्रैक्ट। तो इफ एक्सप्रेसिव जो कम्युनिकेशंस होते हैं वो एक्सटर्नल क्लूज तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन वो किससे इफेक्ट होते हैं? तो पैसिव एग्रेशन से नो। जो इनकोडर्स के पर्सनालिटीज़ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उससे से इफेक्ट होते हैं एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन। तो एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन इज ड्रिवन बाय इनकोडर्स के पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ऑप्शन नंबर बी होंगे आपके राइट आंसर। पॉजिटिव
क्लासरूम कम्युनिकेशन लीड्स टू, जो पॉजिटिव क्लासरूम कम्युनिकेशन लीड्स टू व्हाट, तो एक पॉजिटिव क्लासरूम है तो इसका आंसर भी पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव तो होगा नहीं। तो कन्फ्रंटेशन एक तरह का नेगेटिव वर्ड है, मतलब कि एक तरह का ये फाइट है, आर्ग्यूमेंट है, तो ये बिल्कुल कट गई, नहीं होगी ये। दूसरा सबमिशन, सबमिशन को रिलेटेड नहीं है पॉजिटिव क्लासरूम कम्युनिकेशन से। बच गए आपके क्वेश्चन और पर्सुएशन। तो जो क्वेश्चन है उसका मतलब होता है कि कम्युनिकेशन के थ्रू हम फोर्सफुली अपनी बात को मनवाना, उसको हम कहते हैं क्वेश्चन। तो ये एक तरह का जोर ज़बरदस्ती हो गया कि अपने फोर्सफुली अपने बात को मनाना, तो ये तो पॉजिटिव क्लासरूम कम्युनिकेशन ही होता है ना। और जो पर्सुएशन होता है कि हम अपने कम्युनिकेशन के थ्रू किसी पर्सन को इन्फ्लुएंस करें, कन्विंस करें। तो ये एक तरह का पॉजिटिव क्लासरूम कम्युनिकेशन हो सकता है कि हम अपने बातों से, कम्युनिकेशन स्किल्स के थ्रू सामने वाले पर्सन को इन्फ्लुएंस कर सकें। पर्सुएशन का मतलब होता है एक्ट ऑफ ट्राइंग टू कन्विंस समवन फॉर समथिंग, तो ये एक तरह का स्किल्स है। तो ये पॉजिटिव क्लासरूम कम्युनिकेशन जो होता है वो लीड्स टू हमेशा पर्सुएशन होता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 26 ये है अल्फाबेटिकल सीरीज़। आप लोग इसे सॉल्व करने की कोशिश करें, वीडियो को पॉज कर लें, उसके बाद सॉल्व करें, मैं आंसर बताती हूँ आपको। जैसे कि ये बी है, बी के बाद डी, डी के बाद बी मतलब प्लस, बी के बाद सी मतलब +1, उसके बाद देन डी, फिर +2 किया डी ई एफ जी, फिर +1 किया एच, फिर +2 किया आई जे के एल, तो हमारा लास्ट क्या होगा एल। लास्ट एल किस ऑप्शन में दी गई है बी, तो बी इज राइट आंसर। अगर आप चाहें तो आगे भी करके देख सकते हैं, बट यहाँ से क्लियर हो गया है कि ऑप्शन आपके बी ही होंगे राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 में बोला गया है कि अमॉन्ग द फॉलोइंग प्रपोजिशन टू आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट दे कैन नॉट बोथ बी ट्रू बट कैन बोथ बी फॉल्स, सेलेक्ट द कोड दैट स्टेट्स दोज प्रपोजिशन। तो यहाँ पे बोला गया है कि दैट कैन नॉट बोथ बी ट्रू बट कैन बोथ बी फॉल्स, ये हमेशा कब होता है, कॉन्ट्रैरीज में होता है। ये कॉन्ट्रैरीज की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि जो सिलोजिज्म होती है AEIO, उसमें जो कॉन्ट्रैरीज होती है, मतलब ये वाली रिलेशन, इसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि दैट कैन नॉट बोथ बी ट्रू बट कैन बोथ बी, ये साथ में फॉल्स हो सकती है। तो ऑल और नन, ऑल क्या हो गए, एवरी स्टूडेंट इज अट्रैक्टिव इन ऑल, और नन में क्या हो गया, सम आर नेवर अटेंटिव, मीन्स ये नेगेटिव है, सम आर नेवर। तो ए और सी इज द राइट आंसर। तो आपके ऑप्शंस हो गए ए एंड सी इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रीमाइसेस एंड कंक्लूजन है। अनटचेबल, यहाँ पे बोला गया अनटचेबिलिटी इज कर्स, सपोज दैट ये यहाँ पे ये नहीं बोला गया है कि ऑल अनटचेबिलिटी इज कर्स, या फिर ये नहीं बोला गया सम अनटचेबिलिटी इज कर्स। तो हम लोग यहाँ पे दो डायग्राम बनेगी, जैसे कि एक बनाते हैं हम ऑल अनटचेबिलिटी इज कर्स, और एक बनाते हैं हम सम अनटचेबिलिटी इज कर्स। डायग्राम 1 है, ये डायग्राम 2 है। और प्रीमाइसिस 2 है ऑल हॉट पेन्स आर अनटचेबल, ऑल हॉट पेन्स, ये हमारे हॉट पेन्स यहाँ हो गए, ये हमारे हॉट पेन्स यहाँ हो गए। कंक्लूजन में दी गई है कि ऑल हॉट पेन्स आर कर्स। तो अगर हम प्रीमाइस, अगर हम ये वाली डायग्राम को लें तो यहाँ पे ऑल हॉट पेन्स आर कर्स, ये राइट हो जाता है हमारा कंक्लूजन 1। बट अगर हम ये वाले डायग्राम को लें ऑल हॉट पेन्स आर कर्स, तो ये नेगेटिव हो जाता है। तो हमें तो ये नहीं पता ना कि हमारा जो डायग्राम होगा ये 1 होगा कि 2 होगा, तो हम लोग कंफर्म नहीं बोल सकते। तो हम लोग स्टेटमेंट कंक्लूजन के 1 को भी हम लोग कंफर्म नहीं बोल सकते, तो इसलिए हमारा जो कंक्लूजन 1 हो गया वो हो गया रॉन्ग। तो कंक्लूजन बी हो गया सम टचेबल थिंग्स आर हॉट पेन्स। तो जो सम अनटचेबल थिंग्स हैं, जैसे कि अनटचेबल थिंग्स का कुछ भाग जो है वो हॉट पेन्स हैं। तो हाँ, ये जो अनटचेबल थिंग है, कुछ भाग जो है वो हॉट पेन्स है। तो ये वाले तो जो है ये तो बिल्कुल राइट है कि हाँ अनटचेबल का कुछ भाग जो है वो हॉट पेन्स है, और यहाँ पे भी हम लोग बोल सकते हैं कि अनटचेबल का कुछ भाग जो है वो हॉट पेन्स है। तो जो 2 है वो हमारी राइट हो गई। तीसरा बोला गया है ऑल कर्स आर अनटचेबल, तो जितने भी कर्स हैं ये जो है जितने कर्स हैं ये सारे के सारे अनटचेबल है, तो नहीं, तो बिल्कुल भी नहीं है, सम है। यहाँ पे भी इस डायग्राम में भी देखें तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन जो कंक्लूजन 3 है वो हमारी रॉन्ग हो गई। बचा हमारा
कंक्लूजन 4, तो वो है सम कर्स आर अनटचेबल। तो जो कर्स है उसका कुछ भाग अनटचेबल है, तो हाँ बिल्कुल सही है। और सम कर्स के कुछ भाग अनटचेबल है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो 4 भी हमारी राइट हो गई। तो 2 और 4 हमारा राइट आंसर है, मतलब कि कोर्स नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में बोला गया है, ये एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम है। अ मैन पेड ₹160 वाइल ट्रैवलिंग 10 किलोमीटर इन अ टैक्सी विच हैज़ सम इनिशियल फिक्स चार्जेस। ओके, पहले एक तो उनका जो फेयर लगा और साथ में साथ उन्होंने उसमें कुछ एक चार्जेस भी लगाई गई है, ठीक है। अनदर मैन पेड हो गया, अनदर मैन पेड ₹276 फॉर ट्रैवलिंग 16 किलोमीटर। अच्छा, वो 16 किलोमीटर जाते हैं और उन्हें इतना पेड किया, और साथ ही साथ इस बार ड्राइवर ने चार्ज किया डबल टू द इनिशियल फिक्स चार्ज फॉर्म, ठीक है। इस बार डबल चार्ज उन्होंने किया, एक्स्ट्रा चार्ज उन्होंने डबल लगाए। तो अब बताना है कि जो टैक्सी का जो फेयर है चार्ज कितना है, पर किलोमीटर कितने चार्ज है, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले मान लेते हैं एक्स, जो एक्स रुपीज़ पर किलोमीटर उसका जो है फेयर है, एक्स रुपीज़ पर किलोमीटर जो है ये फेयर है, और वाई चार्जेस वो लगा रहे हैं। तो हमारा पहला इक्वेशन बनता है, क्योंकि पहला में वो 10 किलोमीटर जा रहे हैं, तो 10x हो गए, इतना रुपीज़ लगा और उन्हें वाई चार्जेस लगाए, इक्वल टू कितने हो गए 160, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन में वो कितने 16 किलोमीटर गए, 16 किलोमीटर मतलब 16x, और इस बार चार्जेस डबल लगाए हैं तो 2y, और ये इक्वल हो गया 276 का। इसमें हम लोग इस दोनों इक्वेशन को पहले बैलेंस करेंगे, तो 20x प्लस ये क्या हो गया 2y, 16 इंटू 2 32, इतना y हो गया, y क्यों हम लोग 2 और 1 से ना इंटू करेंगे, तो ये इतना हो गया। फिर ये 16x यहाँ पे, ये 2y और इक्वल 276, ठीक है। तो ये नेगेटिव अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये दोनों ये कट गए, 4x हो जाएगा, और ये इसको अगर माइनस करते हैं तो यहाँ पे 44 आएगा, x इक्वल टू 11। तो x मतलब 11 किलोमीटर, 11 रुपीज़, तो 11 रुपीज़ वो पर किलोमीटर चार्जेस वो टैक्सी ड्राइवर ले रहा था। तो आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर सी। तो ये आपके आंसर हो गया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, when the purpose of the definition is to explain some established use of a term, the definition is called, ऑप्शन दी गई आपके स्टिपुलेटिव, बी है लेक्सिकल, सी है परसुएसिव, और डी है आपके थ्योरेटिकल। ओके, स्टिपुलेटिव का मतलब क्या होता है, स्टिपुलेटिव का मतलब वो होता है कि हम एक्चुअल, एक जो वर्ड होता है उसका एक्चुअल मीनिंग से अलग कुछ डिफरेंट वर्ड को हम जनरेट करते हैं, डिस्कवर करते हैं या डिफ़ाइन करते हैं। उस वर्ड को एक्चुअल मीनिंग से अलग अगर हम डिफ़ाइन करते हैं उस वर्ड की मीनिंग को, तो उसको हम लोग स्टिपुलेटिव डेफिनेशन कहते हैं। लेक्सिकल वो हो गया जो एग्जैक्ट डिक्शनरी में जो मतलब एग्जैक्ट मीनिंग उसका जो होता है, एग्जैक्ट टर्म, एग्जैक्ट मीनिंग, एग्जैक्ट डेफिनेशन, तो उसको हम लोग लेक्सिकल वर्ड डेफिनेशन कहते हैं। परसुएसिव का मतलब क्या हो गया, किसी को इन्फ्लुएंस करना, किसी को परसुएट करना, कन्वेंस करना, ये सारे के सारे परसुएसिव हो गए। थ्योरेटिकल मतलब थ्योरेटिकल डेफिनेशन। तो यहाँ पे डायरेक्टली पूछा गया है कि सम एस्टेब्लिश्ड यूज ऑफ टर्म, ना ही ये किसी को परसुएट कर रहा है, ना ही यहाँ पे मीनिंग को चेंज कर रहा है, ना ही कोई थ्योरी डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये एक यूज ऑफ टर्म, तो सिंपली इसका आंसर हो जाएगा लेक्सिकल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो हमने आज डिस्कस किए 10 क्वेश्चन, तो कुल मिला के हमने 30 क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं। जिन्होंने पिछले वीडियो को नहीं देखा है वो जाकर के पिछले वीडियो को देख सकते हैं, और इसी तरीके सीरीज़ कंटिन्यू की जाएगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को क्लिक कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस को आप लोग आप लोग छूके ना, आप लोग देखें, और ये वीडियो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। राधे राधे।